बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासर अयाज और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मियां शाहिद महमूद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में जो हैपनिंग हो रही है, इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उनमें उसकी तादाद कम होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन लीडर भी फारिग हो गए हैं, अपोजिशन लीडर सेनेट भी फारिग हो गए हैं। ये क्या होने जा रहा है? हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए यासिर, हालात जो हैं वो तो अपने डगर पे चल रहे हैं और कानून, आइन और कानून अपना रास्ता बना रहे हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ की जो तादाद है पार्लियामेंट के अंदर वो कम हो रही है, तो इसमें ना तो मौजूदा हुकूमत का कसूर है, ना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, और ना ही इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंतकाम की सियासत हो रही है। अदालतों में केस चल रहे हैं, अदालत फैसला कर रही है। अब अदालत अगर किसी को सज़ा देती है और वो नाअहल हो जाता है, तो फिर इसमें किसका कसूर हो सकता है? आप देखें, इसकी मिसाल मैं देता हूँ। पनामा केस चला, मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया और उनको सज़ा दे दी गई। वो नाअहल हो गए और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतर गए और जेल चले गए। अब क्या हो रहा है? अब MNAs अगर नाअहल हो रहे हैं, उनको सज़ा हो रही है, तो वो मफरूर हो रहे हैं। ये एक फ़र्क है। और इसमें मैं ये नहीं कि मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मैं एक आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर माइनस हो रही है, तो वो उन पे केसेस चल रहे हैं। अब जुर्म तो हुआ था यासिर 9 मई को, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, मैंने भी कवर किया, आपने भी कवर किया। मैंने पूरी रात उस दिन कवर किया और मैं उस वक्त 26 नंबर चुंगी पे था, रात गए, और वहाँ पर जो गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, मैंने शाम को देखा कि लोग डायरेक्ट GHQ में दाखिल हो गए और बड़ी तादाद में दाखिल हो गए और उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की। हमने ये भी देखा कि वहाँ पर जो जिन्ना हाउस में हुआ, वहाँ पर कोर कमांडर जिन्ना हाउस जो है वो उसको जलाया गया, तोड़ा गया, और जो वर्दी है उसको लहराया गया। अब ये कोई जुर्म नहीं है? ये जुर्म है ना। वो तो जब जुर्म हुआ है, तो जो उस जुर्म में शरीक थे, जो उस जुर्म के पीछे थे, जो उस जुर्म को उभारने वाले थे, जो लोगों को उकसाने वाले थे, उनको सजा तो मिलनी है। सर, उनको तो सज़ा मिलनी है और बिल्कुल मिलनी भी चाहिए। पाकिस्तान पे जो अटैक करेगा या उसकी सालमियत पे अटैक करेगा वो होगा, लेकिन वही 9 मई है, उस पर कुछ लोग मजम्मत करते हैं तो वो बरी हो जाते हैं। जैसे फवाद चौधरी हैं, जैसे असद उमर हैं, जैसे मलिका, जितने भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की, वो बरी हो गए, दूसरों को सजाएं मिल रही हैं। ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, ये तजाद नहीं है। DG ISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, दोबारा निकालिएगा, दोबारा सुनिएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी जाए। बाकायदा माफ़ी, जिसने माफ़ी मांगनी हो माफ़ी मांगे कि जो उसने किया था मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, और माफ़ी मांगी जाए। फिर वो उस पर जो है वो इदारे सोचेंगे। देखें, जो मुद्दई होता है ना, वो बड़ी कर्म में होता है जिसके साथ जुल्म हुआ होता है। ये जुल्म हुआ है, ये जुर्म हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। एक एक बच्चे को पता है, TV चैनल्स ने सब कुछ दिखाया है, और वहाँ पर वो चेहरे जो हैं सर्कल करके भी दिखाए गए। अब जिसने जुर्म किया है, अगर वो माफ़ी मांग रहा है और वो तौबा कर रहा है, तो फिर तौबा तो कबूल होती है ना। तो अगर वो तौबा ही नहीं करता, माफ़ी ही नहीं मांगता, और वो अकड़ा रहता, वो कहता कि मैंने नहीं किया, बल्कि वो ये कहता है कि मैंने जो किया वो ठीक था, तो फिर कानून जो है वो अपना रास्ता। अगर आज इमरान खान 9 मई पे माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या हालात पहले जैसे नॉर्मल हो सकते हैं? PTI वापस उस पोजीशन में आ सकती है जो वो पहले थी, और इदारों के साथ सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं? देखिए, इमरान खान को जो तजावीज़ दी गई थी वो ये दी गई थी कि 9 मई की मजम्मत करें, उस पर बाज़ाब्ता माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे, इदारों से माफ़ी मांगे, क्योंकि कौम का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, माफ़ी मांगे, और अपने किए पर शर्मिंदा हों। अगर वो ऐसा करें और करने को तैयार हैं, तो मैं बिल्कुल मुझे यकीन है कि वो जेल से भी बाहर आ सकते हैं। क्योंकि फिर ये होता है, देखें ना, आप किसी भी कोई जुर्म होता है तो उसमें जो मुद्दई है, अगर मुल्ज़म और उसकी सुलह हो जाए, तो वो जाके कहते हैं जी हमारी सुलह हो गई, केस ख़त्म हो जाता है। सुलह किस बेस पे होती है? कि जो मुल्ज़म है या मुजरम है वो माफ़ी मांगता है, शर्मिंदा होता है। अगर उसकी माफ़ी वो कबूल कर ले तो जाकर लिख के दे देते हैं।
अब अदालतों में केस है इमरान खान का भी, बानी पीटीआई जो है, अगर वो बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगते हैं, शर्मिंदा होते हैं अपने एक्ट पे, तो फिर सोचा जा सकता है, सोचेंगे इदारे, बिल्कुल सोचेंगे। और इदारों ने कहा है बाकायदा तौर पे कि इमरान खान, बानी पीटीआई या जो शरीक थे वो इस पर माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे, तो कौम उनको माफ़ कर देगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, अगर माफ़ी मांगते हैं वो तो आपने बता दिया, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर हालात किस तरफ को जाएंगे? क्या वो लाइफ टाइम के लिए अंदर ही रहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासत में फ्यूचर क्या होगा और किस तरह के हालात आगे चलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त के हालात सियासी तौर पर तो बहुत ही अफरा तफरी का। देखें यासर, जो सियासी जमातें हैं उनका फ्यूचर ख़राब नहीं होता। सियासी जमातों को सियासत करने देनी चाहिए, सियासी जमातों को एहतजाज भी करने देना चाहिए, उनको एहतजाज उनका हक है, आईनी हक है। लेकिन आप सियासी जमात होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, उनको सियासी जमात बन के दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बानी पीटीआई का फ्यूचर जेल में है और उसको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। अब उनके जो मुकदमात हैं वो हैं अदालतों में, अदालत उनको कितनी सज़ा देती है और वो आगे अपील करना उनका हक है। वो ऊपर सुपीरियर अदालतें जो हैं वो अगर उनकी सज़ा मुअत्तल कर देती हैं वो बाहर आ जाएंगे, अगर वो सुपीरियर अदालतें उनकी सज़ा को बरकरार रखती हैं वो अंदर रहेंगे। अब मामला तो ये है कि देखना पड़ेगा कि उन्होंने जुर्म क्या किया, जो उन पर अभी तो इल्ज़ाम है उन पर, या जो जुर्म साबित हो चुका है उसके तहत वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। उसमें भी उनकी अपीलें लगी हुई हैं, उनको अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट उनको माफ़ कर दे, उनकी अपीलें जो हैं वो मुअत्तल कर दे तो वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो 9 मई का केस है, GHQ हमला केस, उन पे एक बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, उस पर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बरी तो छोड़ें, छोटी सज़ा नहीं, उसमें मुझे कुछ संगीन सज़ा, बड़ी सज़ा नज़र आ रही है, जिसको हम 14 साल कह सकते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं उम्र कैद भी कह सकते हैं, वो हो सकती है। तो अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो उनको वाक़तन, देखिए मैं फिर कहूँगा कि जुर्म हुआ है, उनको वाक़तन इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगना कोई अपनी अना ख़राब नहीं होती, ये एक बड़ेपन का सबूत होता है कि बंदा अपनी इस्लाह करता है और वो लीडर है। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो पूरी उनके जो फॉलोअर हैं वो भी अपनी इस्लाह करेंगे, वो भी माफ़ी मांगेंगे। मियां साहब ये भी बताएं कि आपने एक नई जेल जो बनी है वो विज़िट भी की है, आप अंदर गए हैं, वो बैरक भी आपने देखे हैं, तो ये नई जेल बनाने की ज़रूरत क्या पेश आई और ये क्या ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी? क्या इमरान खान को भी जो नई जेल बनाई गई इसमें शिफ्ट किया जा सकता है और क्या इसके मकासद क्या है इस नई जेल बनाने के? देखें यासर, मकसद तो जेल का जो है वो उसमें ऊपर लिखा होता है कि नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। तो जो जुर्म करता है, जिस पर इल्ज़ाम होता है, और वहाँ पर जेल में उसको रखा जाता है। अब जो जुर्म करता है उस सज़ा उसमें भुगतते हैं। इस्लामाबाद में जेल नहीं थी, अडियाला जेल थी। अडियाला जेल में पर बहुत दबाव है, इसलिए इस्लामाबाद जेल 2011 से बन रही है, अब 2025 आ गया है, तो ये 11-12 साल गुजर गए। तो अब जेल तो बननी है और बन रही है, लेकिन इसमें अब काम स्पीडी शुरू हो गया। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने वहाँ देखा कि 2 बैरक्स जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले ये कोई 2 हफ्ता पहले की बात है, अब तो काम काफ़ी कंप्लीट हो गया होगा। उस जेल में बानी पीटीआई को रखा जाएगा। अच्छा, वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा? शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पर नफरी जो है वो लगा दी गई है। अब मेहमान का इंतज़ार है जो उस जेल का इफ्तिताह करेगा, और उस जेल का इफ्तिताह मुझे लगता है कि बानी पीटीआई करेंगे, क्योंकि बानी पीटीआई को उन बैरक्स में, मैंने बैरक्स देखी हैं, बैरक्स इतना बड़ा जो जिस कमरे में हम बैठे हैं, इतने कमरे, और उसमें बड़ी अच्छी सहूलतें भी हैं, लेकिन उसमें बेड नहीं है। फर्श पे लेटना हो? ना, फर्श पे एक ना उन्होंने शेल्फ बनाई हुई है जिस पर बंदा लेट सकता है, उस पर बिस्तर होगा, उस पर लेटना होगा। साथ ही एक वाश बेसन है, उस पर हाथ धोने होंगे, उसी में ही वॉशरूम है सेपरेट। ये सिस्टम उन्होंने किया हुआ है। और अलबत्ता एक बड़े सेल्स भी हैं वहाँ बने हुए, लेकिन वो एक नहीं, वो 20-20 कैदियों के लिए हैं, तो उनका भी बना हुआ है। अगर वो 20 कैदियों का सेल बानी पीटीआई को एक को दे दिया जाए तो फिर वो भी दिया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है वो पंखों की सहूलत है, बड़े जदीद किस्म के उसमें जो है ना वो लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं, ताला मोटे लगे हुए हैं, मोटे ताले, भाग नहीं सकता कोई भी। और वो उस वक्त ही ताला खुलता है जब फिर ना या सज़ा मुअत्तल होती है
या फिर किसी मुकदमे के लिए उनको लाया जाता है, वरना ताला बहुत मोटा है। माफ़ी के बगैर कोई गुजारा नहीं है उनका, उनको कोई गुंजाइश नहीं है अगर जब तक माफ़ी नहीं मांगते तो। अच्छा मियाँ साहब ये भी बता दें कि मोहसिन नकवी जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, सबसे पावरफुल सीट है उनके पास पाकिस्तान में, करता धरता है। पहले उनके लिए ये फेमस हुआ कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, आसिफ अली जरदारी की नफ़ी की जा रही है, लेकिन अब ये बात मार्केट में आ गई है कि अब उनको वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी कर ली गई है और उनको जो है वो इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो ये क्या, इसमें क्या सदाकत है कि कभी वो सदर बन रहे हैं, कभी वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वज़ीर दाखिला वो ऑलरेडी हैं ही, तो मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गिरद सिंगी है? देखें यासर, मैं तो इसको अफवाह कहूँगा, ये अफवाहें हैं। ना तो मोहसिन नकवी साहब सदर बन रहे हैं, ना वज़ीर आज़म बन रहे हैं। वो वज़ीर दाखिला है और पीसीबी के चेयरमैन हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो एज ए पीसीबी चेयरमैन बड़े एक्टिव हैं, एज ए वज़ीर दाखिला बड़े एक्टिव हैं, और वो बैरून मुल्क दौरों पर भी रहते हैं। वो अंदरून मुल्क जो है वो अपना सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सरंजाम दे रहे हैं जो उनके अंडर है। तो उन वजारत उज़्मा कैसे बनेंगे, वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब एज ए सेनेटर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, उसको MNA बनना पड़ेगा। MNA के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है और उसके लिए फिर सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इलेक्शन में पता नहीं होता कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर फ़र्ज़ करें ऐसी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस वो फ़िलहाल वो नहीं करना चाहते, ना वो सदर बनना चाहते हैं, ना वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो कुछ भी हो जाता है। फैसल वावड़ा भी सेनेटर बन गए, पता नहीं कहाँ से, ना उनकी जमात है ना उनके पास पार्टी है, फिर भी वो जाके सेनेटर बन गए। मोहसिन नकवी भी सेनेटर बन गए, MNA भी बनी जाएंगे अगर वो बनना। देखिए मोहसिन नकवी साहब की पार्टी कौन सी है? मोहसिन नकवी की कोई पार्टी नहीं है, सेनेटर वो आज़ाद है ना। आज़ाद, अब आज़ाद सेनेटर तो बन गए, आज़ाद MNA बनना और बात, MNA भी बन जाएंगे, MNA बनना और बात है। लेकिन जहाँ तक मामला है मौजूदा सिस्टम का, मौजूदा सिस्टम इसी तरह चलेगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ही रहेंगे और ये हुकूमत कायम रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, और ये फ़ैसला है। अब इसमें एक और मामला है, ज़रूरी नहीं है कि यह हुकूमत में उसी तरह कायम रहेगी। अब एक जो बात मैं करने लगा हूँ वो ये है कि करप्शन पे बहुत सख्त फैसले होने जा रहे हैं और उस हवाले से सारी वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। जो करप्ट होगा वो हुकूमत में जो कुछ भी होगा वो शिकंजे में आएगा, वो हुकूमत में नहीं होगा वो भी शिकंजे में आएगा, वो ब्यूरोक्रेट होगा वो भी शिकंजे में आएगा, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जहाँ भी है वहाँ से उसको लाया जाएगा। जिसने पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्डर किया है, जिसने पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले गया है, अब वो वापस आना है। वो 3000 अरब है, वो 5000 अरब है, वो 2000 अरब है, तो जितना भी है, मुख्तलिफ एस्टिमेट्स है, वो तमाम तर काम मुकम्मल हो चुका है और इस पे अब जो एहतसाब का कोड़ा है वो बरसने वाला है। क्योंकि IMF ने भी ये कहा शफाफियत चाहिए, तमाम मुल्कों ने कहा शफाफियत चाहिए, अमेरिका ने यहाँ पर जो है वो करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है। हमारे मदनियात हैं, हमारा तेल एंड गैस है, हमारी तवानाई है, हमारे दीगर जो शोबे हैं उसमें IT में, टेक्नोलॉजी में चीन जो है वो यहाँ पर CPEC 2 शुरू करने वाला है, यहाँ पर तुर्किया आके अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, सेंट्रल एशिया रियासतें करने वाली हैं, रशिया करने वाला है। ये सारी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? सबकी एक आवाज़ है, शफाफियत पैदा करो, और वो शफाफियत अब पैदा होनी है। ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसका नाम है SIFC। अब SIFC के राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। जो इसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं वो भी काबिल एहतसाब है, और वो कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी को नफ्स डालने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो सुर्ख फीता जिसको कहते हैं ना, वो अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि सुर्ख फीता हर जगह अपना जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनता है, वो ख़त्म होने जा रहा है। अता तारड़ साहब ने कल कहा कि हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो शहरियत लेने के चक्रों में है और पुर्तगाल में उनकी जायदादें हैं, और रिटायर्ड भी हैं, और वहाँ से जितने भी हैं जहाँ भी हैं उनको वापस लाया जाएगा। नंबर 1, अमेरिका में जिसने शहरियत ली है वो भी वापस आएंगे, 2 शख्सियात हैं, वो उनके नाम नहीं लूँगा। और पुर्तगाल में जो सोसाइटी है उसका हिस्सादार कौन है, सोसाइटी किसकी है, प्लाट किस किस ने लिए, वो सबको लिस्टें लुस्टें बन चुकी हैं, वो भी वापस आएंगे। दुबई में 3200 पाकिस्तानियों ने जायदादें खरीदी। आपको पता याद है जब नैब ने कहा था कि वहाँ पर जो मलक रियाज की प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहा है उसमें किसी किस्म की कोई सरमायाकारी ना की जाए।
800 से जायद पाकिस्तानियों ने वहाँ सरमायाकारी की। वो भी शिकंजे में आएंगे, वो भी शिकंजे में आएंगे। तो ये सब कुछ शिकंजा जो है वो कसने जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे आने वाले दिनों में, जिस तरह इकबाल संघेड़ा साहब जो हैं वो 17 करोड़ लेते हुए पकड़े गए। सिर्फ 17 करोड़ नहीं है, उसके पास जो प्लाट्स हैं, उसके पास जो अगले बाकी सोसाइटियों से पैसे उसने ईंटे, वो किस किस का फ्रंट मैन है, ये सामने आएगा। ख्वाजा आसिफ भी आजकल एक्टिव हो रहे हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, आधी ब्यूरोक्रेसी जो है पुर्तगाल में जायदाद ले चुकी है और कुछ शहरियत लेने के चक्रों में। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो सच बोला है वो भी आधा बोला है। और मुझे अफसोस ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के पास ताकत भी है, बिल्कुल, उनको करप्शन पे गुस्सा भी बहुत है, लेकिन वो बेबस क्यों है? यही तो सवाल है। उनको चाहिए था कि ये ट्वीट करते कि इतने ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए हैं, इतनों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और इतने जो है बाहर हैं, इतनी दौलत लूटी जा चुकी है। वो निशानदेही कर रहे हैं कि आधी ब्यूरोक्रेसी ले चुके। भाई आप वजीर दिफा हैं, आपके दोस्त, आपके लीडर वजीर आजम है, गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, यहाँ गवर्नमेंट आपकी है, पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है, भाई अदारे आपके नीचे हैं। आप तहकीकात करें, पकड़े उनको, उनके गिरेबानों को हाथ डालें, उनको जो जेलों में डालें, पैसे लाएं, तो फिर हम कहें कि ख्वाजा साहब ज़बरदस्त। अब ख्वाजा साहब जो हैं वो तो यही है कि ताकत, गुस्सा और बेबसी, ये तो कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मियां साहब। नाज़रीन, बातें बहुत सारी हैं मियां साहब के पास, हम जब बैठते हैं, नशिस्त जब भी लगती है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, टाइम लिमिटेड होता है। इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में बहुत सारी अच्छी बातें और राज की बातें भी शेयर करेंगे। लेकिन 9 मई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, माफ़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और जो इस वक्त ये सेटअप चल रहा है, ये सेटअप अपनी मुद्दत पूरी करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।